नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस हफ्ते की सुर्खियों पर और आपके जाने माने अभिषेक सर, हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे जो ये हफ्ते भर की सुर्खियां रहीं, उन खबरों के बारे में, उस खबरों के मायने क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, उस पर शांति वार्ता करने के लिए, समझौता वार्ता करने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच में आज से बातचीत शुरू हो रही है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में भी सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला के पहले के दिए गए निर्णय पर फिर से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। और इस बीच न्यायपालिका में एक बहुत विवादित न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहने के दौरान जिनके सरकारी आवास से हद जले नोटों के बंडल बरामद हुए थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। क्या है इन सब के मायने, मतलब जानते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 40 दिन की जंग की स्थिति रही जी सर, और अमेरिका और इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहे, अब एक गतिरोध टूटता सा नज़र आ रहा है। लोग बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हो गए हैं। अभी फिलहाल सीज फायर घोषित तो कर दिया गया है, कितना अमल में आएगा देखने की बात है। और समझौते की बातचीत पर लोग बात करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस पाकिस्तान पहुंचे में इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है। कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और क्या आपको लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ समझौता हो पाएगा? सर, जो सीज फायर यहाँ पे बातचीत चल रही है, बड़ा मुश्किल है कि सीज फायर इम्प्लीमेंट होगा। रीज़न ये है, एक तो मीडिएटर कौन है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जैसा देश अगर मीडिएट करेगा तो कुछ भी नहीं होगा अच्छा। जो देश खुद ही आतंकवाद को प्रमोट करता है, वो जो जंग की बात करता रहता है, वो जंग रुकवाने की बात कर रहा है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो केवल एक चेहरा है, इसके पीछे तो चीन है, जिसकी वजह से, और चीन और ईरान एक अच्छे एलाइज रहे हैं, तो इस वजह से शायद ईरान समझौते की वार्ता पर आने के लिए तैयार हो गया। बात दिक्कत ये है कि जो 10 पॉइंट ईरान ने रखे वो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिए, जो अमेरिका ने 15 पॉइंट्स रखे वो ईरान ने रिजेक्ट कर दिए। तो ये जो आज मीटिंग हो रही है, जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में जो मीटिंग है, जहाँ लॉकडाउन लग गया है 2 दिनों तक, पूरा इस्लामाबाद बंद है, स्कूल कॉलेज सब, हॉस्पिटल्स सब, ऑफिस सब बंद है। तो ये सीज फायर खाली बस एक कहने को हुआ है अमेरिका ईरान के बीच में। अमेरिका को ये सीज फायर की ज़्यादा ज़रूरत थी इन कंपैरिजन टू ईरान। नुकसान तो ईरान का भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ट्रंप का जिस तरीके से पॉपुलैरिटी ग्राफ अमेरिका में घटा, मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, नो किंग प्रोटेस्ट चला वहाँ पर, लोग जो विरोध कर रहे हैं ट्रंप का, अमेरिका की साख और प्रतिष्ठा को तो बहुत चोट पहुंची। नाटो अलग थलग हो गया, कगार पर हो गया, यूरोप अमेरिका से दूर छिटक गया, खाड़ी के देश समझ गए कि अमेरिका का सुरक्षा कवच उनको ईरान क्या प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है, ताकत से बचा नहीं पा रहा है। और 25th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करने की बात हो गई। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने आयरन डोम से लेकर के और डियागो गार्सिया तक में मार कर दिया। तो अमेरिका को ये लग गया कि यार अभी अब थोड़ा सा रुका जाए। तो ये कहने को है कि भाई चलो बातचीत करते हैं, सीज फायर करते हैं, बहुत ड्यूरेबल नहीं है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें वो पार्टी ही इंक्लूड नहीं है जो इस वॉर में जो पार्टी है वो है इजराइल। जब तक इजराइल नहीं आएगा कोई सीज फायर कैसे इंप्लीमेंट होगा? भाई अल्टीमेटली असली जंग तो इजराइल की है। इजराइल और ईरान की वजह से ही अमेरिका की तो जंग भी नहीं है, वो तो इजराइल की है, और इजराइल कह रहा है हम कोई सीज फायर मानेंगे ही नहीं, और पाकिस्तान ने इजराइल को इनवाइट नहीं किया है, और लेबनान में ये लेबनान में चल ही रहा है। तो जब और आप कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका कह रहा है कि लेबनान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सेपरेट कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान कह रहा है नहीं सीज फायर में लेबनान भी आना चाहिए। तो कैसे सीज फायर इंप्लीमेंट हो सकता है? तो ये सीज फायर कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा। इजराइल ने देखिए 10 मिनट में 100 मिसाइलें अभी 2 दिन पहले लेबनान में गिराई हैं। पूरा
साउथ लेबनान जो है वो इजराइल कैप्चर कर रहा है, वहां बफर जोन बनाने जा रहा है इजराइल। उसने नदी के किनारे को हाँ, मिटा दिया, लिटानी जो लेबनान में लिटानी रिवर है, वहां तक इजराइल ने अपनी सेना पहुंचा दी है। तो ये सीज फायर का कोई महत्व नहीं है, खाली दिखाने को हो रहा है बस। और पाकिस्तान इसमें पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान टाइम बोरो करना चाहता है, टाइम बोरो करना चाह रहा है। और आप देखिए पाकिस्तान, ईरान भी और अमेरिका भी, अमेरिका भी, और उसमें ज्यादातर अमेरिका। ईरान ने तो बड़ी मतलब बिना समर्पण किए बड़े बहादुरी के साथ तो अब सामना किया। सर ईरान के पास खोने को क्या, जब सब कुछ तो ईरान ने खत्म कर दिया, तो अब क्या है? अब ये है चलो भैया लड़ो ही, अब पॉपुलेशन ही केवल बची है, सिर्फ बची है। मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप सब खत्म। इकोनॉमिकल इतना लॉस हुआ, उनका जो फेमस पुल था उसको अमेरिका ने गिरा दिया अटैक करके, ब्रिज पूरा था, पावर प्लांट्स पे अटैक होने लगे। तो ईरान के पास बचा ही गया। तो ईरान को अब ये है कि भाई अब तो हम डूब ही रहे हैं, पूरे गल्फ रीजन को हम डुबो देंगे। तो वो अमेरिकन बेसिस पर हमला, वाकई उसके पास अगर परमाणु हथियार होता, हाँ, तो वो यूज कर लेता, तो खाड़ी के किसी देश को छोड़ता, तो किसी नहीं छोड़ता। तो ये सीज फायर मुझे नहीं लगता है कि ये वाकई में इम्प्लीमेंट होगा। ये आने वाले दिनों में भी देखिए ब्रेक होगा ऑलरेडी। और सर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। इसराइल ने लेबनान पर अटैक कर तो दिया, कर तो रहा है वो अटैक, और हिजबुल्ला इसराइल पे कर रहा है। तो क्या सीज फायर किस बात का है? हिजबुल्ला, हमास, हूती सब लगे तो हैं, सब लगे तो हैं। और हम तो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं सर, कि अब देखिए शहबाज और मुनीर वो अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। कल तक के लिए वो ट्रम्प के लिए मांग रहे थे, अब कह रहे देखो हमने सीज फायर कराया इस युद्ध में तो हमें नोबेल प्राइज दे दो। 3 लोगों को नोबेल प्राइज वो डिमांड कर रहे हैं, शहबाज, मुनीर और इशाक धर। क्योंकि इशाक धर ही गए थे चाइना, पाकिस्तान और चीन की जब मीटिंग हुई थी। मिलाकर ये जो जंग है इससे केवल सबका नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। हर कोई लूजर है, विनर कोई नहीं है। और जो जंग में सर जो जीतता है वो भी हारता है, जो हारता है वो तो हारता ही है, और जो जीतता है सर उसको बड़ी कीमत चुकानी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। विक्ट्री। अमेरिका ठीक है, अमेरिका चिल्लाया हम जीत गए, लेकिन अमेरिका को भी लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। अमेरिका में जाकर के लॉस भले नहीं हुआ, एमिनिशन इंडस्ट्री को चोट पहुंची, उसके थर्ड मिसाइल, उसका एयरबॉर्न नेटवर्क, सब सिस्टम खत्म हुआ। प्लस गल्फ में जो आपके बेस थे वो बर्बाद हो गया, तो उसने निशाना बना लिया। 2 पायलट कैप्चर हो रहे थे ईरान में, वो तो हो नहीं पाए, तो वो सब भी लॉस है। तो जंग तो किसी भी चीज का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और ये सीज फायर भी खाली वो दिखाने को है, सीज फायर कुछ होएगा नहीं। अच्छा, ये अभी साबरीमाला मंदिर का जो प्रकरण है उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, ये क्या पूरा मामला क्या है? जरा इस विवाद को थोड़ा विस्तार से बताएं, और अभी इसमें क्या चल रहा है? सर ये लॉर्ड अयप्पा का एक टेम्पल है सबरीमाला जी, केरल में लोकेटेड है। और इट इज कंसिडर्ड दैट लॉर्ड अयप्पा एज अ डिटी इज प्लेस्ड इन सबरीमाला टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ सेलिबेट, कि वो एक ब्रह्मचारी के रूप में। तो हिंदू ट्रेडिशन, वहाँ मान्यता, वहाँ कस्टम ये सालों से चलती चली आई है कि कुछ वर्ग की औरतें, मतलब औरतों इन द सेंस का मतलब ऐसी लड़कियां जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, उनको मंदिर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। स्पेशली डिटी के पास वो जो सेंटम होता है वहां तक वो ना जाए, तो उनकी एंट्री बैन हो गई थी। बाद में इसको केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, एज ग्रुप में लग दिया अपने लॉ में, दैट इज बिटवीन 10 to 50। ये केरल का लॉ बन गया। इसको लेकर के 90s के डिकेड में केरल हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। तो 91 के अप्रॉक्स केरल हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें इसको सही माना गया कि नहीं, ये जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, ये ठीक है। और एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल जो है मंदिर से, दैट इज नॉट द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। महिलाओं के फंडामेंटल राइट का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं, क्योंकि परंपरा है तो हम इसको मानेंगे। और वो परंपरा जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मान ली गई थी। चलता रहा। 2006 में कुछ महिलाओं का, लॉयर्स का एक ग्रुप, यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने PIL दाखिल कर दी, मतलब केरल हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने इसमें अपना फंडामेंटल राइट वायलेट माना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का वायलेशन माना। सुनवाई को का दौर चला। 2018 में 4:1 के जजमेंट में फैसला आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, जस्टिस दीपक मिश्रा जी के बेंच ने ये माना कि नई एक्सक्लूजन जो है वो फीमेल्स का, वो वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, और आप महिलाओं को इस तरीके से एक्सक्लूड नहीं कर सकते।
व्हाट अ मैन कैन डू अ वुमन कैन Woman डू, can, हाँ। वेयर अ मैन कैन गो अ वुमेन कैन गो। तो उसमें कोई और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कोई अगर बायोलॉजिकल फैक्टर है किसी के साथ तो वो आधार नहीं बनता डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक बात है। उसमें सर एक डिसेंट ओपिनियन आया था जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी का, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 25 के साथ आर्टिकल 26 को भी पढ़ने की बात की थी। उनका डिसेंट, वो हालांकि वो महिला न्यायाधीश थी, लेकिन हाँ। फिर भी उन्होंने कहा महिलाओं को नहीं जाना हाँ, चाहिए, क्योंकि और जबकि पुरुषों को न्यायाधीशों ने कहा कि जाना चाहिए। क्योंकि सर रीजन ये है कि जब 25 आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है तो 26 आपको अधिकार देता है टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर। तो वो मंदिर का जो मैनेजमेंट है, जो अफेयर है, वो हम मैनेज कर सकते हैं ना। तो हम रूल बना सकते हैं कि भाई क्या ड्रेस कोड होगा, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। तो इंदु जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को धर्म के मैटर में एक लिमिट से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। अगर कोई प्रैक्टिस सोशल इविल है जैसे सती, तो आप ठीक है, आप इंटरफेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये मैटर 2018 का रहा। उसके बाद सर आप देखिए इस जजमेंट के आने के 96 अप्रॉक्स डेज के बाद मंदिर में एक इंसिडेंट हुआ कि 2 लड़कियों ने एंट्री कर ली सबरीमाला में, और उन्होंने क्लेम किया कि हमने डीटी को टच भी किया है। 2 लड़कियां वहां पर एंट्री करते, वो बड़ा बवाल हो गया। केरल में जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये क्या हो गया। अब नंबर ऑफ पीआईएल्स चली गई सुप्रीम कोर्ट में 2018 के जजमेंट के बाद। उसी पीआईएल की सुनवाई अब ये 9 जजेस बेंच कर रही है। अब जिसमें यही देखना है कि क्या अदालत एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को डिफाइन कर सकती है कि नहीं, कितने हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनका एक्सक्लूजन फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं है, और बायोलॉजिकल फैक्टर पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। इन्हीं सारी चीज़ों का अब वहाँ पर एग्जामिन उसको किया जा रहा है। अब आगे जजमेंट आएगा। ये इसी बीच खबर आई कि 10 अप्रैल को जस्टिस यशवंत वर्मा जी हाँ, बड़े न्यूज़ में थे, अपने पद से त्यागपत्र, हाँ, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो सर करप्शन इन जुडिशरी का फाइनेस्ट वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एनसीईआरटी का एक पन्ना भी बर्दाश्त न हुआ, और उनकी आंख के नीचे दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर के स्टोर हाउस से इतना उस पर चुप है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, और जो इंटरनल कमेटी बैठी हुई उसकी रिपोर्ट क्या है पता नहीं। और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी फोन ना उठाए तो उनकी क्लास लग जाए, और यहाँ जज के घर से इतने नोट मिल गए, उसको कोई बात ही नहीं। तब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं, तो इस्तीफा दे के जांच से भी बरी, और पेंशन भी बचा ले गए, और रिटायरमेंट करीब ही था, और इम्पीचमेंट का चल रहा था। इम्पीचमेंट होता तो संसद में बहस होती, अच्छा बुरा नया पुराना सब निकलता। और सबरीमाला मंदिर में अदालत कह रहे हैं नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चेक करेंगे, इसमें नहीं चेक करेंगे, मोरालिटी नहीं देख रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। जज सुप्रीम कोर्ट को खुद ही देखना चाहिए कि जुडिशरी में किस लेवल तक जा करके जो है करप्शन है। और हम राम राज्य की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात होती है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इंडिया में। हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग में लिखा था कि एक राजा के दरबार में शिकायत हुई कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ है, देखो पकड़ो, ले आओ, जांच करो। तो मंत्रियों ने बाद में डरते डरते बताया कि भाई वो तो राज सिंहासन तक पहुंच गया है। अच्छा, तो कहाँ हमें दिख नहीं रहा है, बोले सूक्ष्म हो गया है। सूक्ष्म हो गया है, उन्होंने कहा तब तो ईश्वर हो गया है, तब तो फिर उसकी मतलब उसको ईश्वर बता दिया। बताइए जरा, व्यंग है कि हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त, लेकिन उनको नहीं दिख रहा, हमारे माननीय न्यायपालिका, हाँ, उनको नहीं दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार। एनसीईआरटी इनको बर्दाश्त नहीं, हाँ, एनसीईआरटी में आ गया, कितना शोर हुआ था एनसीईआरटी में जब ये आया, बैन लगा दिया अदालत ने। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यशवंत वर्मा कहते हैं उनके पैसे नहीं थे, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, किसके पैसे थे, कैसे पहुंचे उनके। सर जांच होनी चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। अल्टीमेटली जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर तक नहीं हुई। सर अल्टीमेटली जो सिस्टम है वो पब्लिक के लिए तो है, पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता है क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा। आप पब्लिक को बताइए भाई ये पैसा कहां से आया, उसकी जांच कराइए। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो तो बच के निकल लिए। हाँ, पेंशन भी मिलेगी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेंगे, और अब तक उस कांड के बाद लगभग साल भर उनको सैलरी मिलती रही, सब कुछ हुआ, ऑफिस से जुड़े सारे फायदे मिलते रहे, बस खाली मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो भाई उसके बदले में एवज में तनख्वाह तो ले ही रहे थे। और अब रिजाइन कर दिया है
तो अब न्यूज़पेपर पर से भी सब गायब हो जाएंगे, 2-3 दिन हम लोग वहाँ बात भी होगी, करेंगे, कार्रवाई भी निरस्त हो अब बस जाएगी। खत्म। अब तो रिजाइन ही कर दिए, इम्पीचमेंट करके भी तो हटाना ही था ना, वो पहले ही हट गए। यही तो पहले भी हो रहा था, रिजाइन कर दे रिजाइन कर दे, वो कर नहीं रहे थे, अभी कर दिया उन्होंने रिजाइन। तो राम राज्य की बात और रूल ऑफ लॉ लाने की बात का तो मतलब ये है ना कि जब न्याय जो है वो एकदम होता हुआ दिखे, हाँ, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। और आम जनता तक पहुंचे। अब देखिए सबरीमाला मंदिर में गवर्नमेंट कह रही है पीआईएल हटा दो, नहीं, तो और बड़ी गलती हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो। वो गवर्नमेंट कह रही है कि अब कोई जरूरत नहीं पीआईएल की, अब हम लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत एडवांस हो गई, अब लोग उतने गरीब नहीं रहे, लोग उतने लिटरेट नहीं रहे, तो इट इज वेरी इजी फॉर अ पीपल टू गेट जस्टिस। तो अब पीआईएल की क्या जरूरत है? लीजिए, हमारे यहाँ भी लोगों तक जस्टिस नहीं पहुंच रहा है। अरे सर, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दें तो आम आदमी के लिए तो न्याय की अदालत तलाश अभी भी बहुत दुरूह और लंबी प्रक्रिया है। हाँ, अदालत कोई जाना नहीं चाहता, नहीं जाना बिना मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात छोड़िए, हम तो लोअर कोर्ट की कह रहे हैं, बिना पैसे के आप एक फाइल नहीं निकलवा सकते। नहीं निकलवा सकते। और क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है? सब पता है, लेकिन वही है कि गांधी जी के 3 बंदर सब बने हुए हैं। और तो आपने देखा इस हफ्ते का द वर्ल्ड दिस वीक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें, देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और अपने कमेंट से हमको अवगत कराते रहें, परिचय कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।